साथियों नमस्कार। मैं सार्थक परिवार में आपका स्वागत करता हूं। जैसे ग्रुप डी 2025 एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो साथियों हमारे साथ जुड़िए और करिए अपने एग्जाम को क्रैक करने की तैयारी। चलिए शुरुआत करते हैं हम साइंस सीरीज के अंतर्गत टॉप 25 क्वेश्चंस की। देखिए इसमें प्रथम जो क्वेश्चन है, किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो किसी तारे की स्थिति में परिवर्तन होना जो प्रतीत होता है, दरअसल ये होता है किसके कारण? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन इसके लिए जिम्मेदार होता है साथियों प्रकाश का अपवर्तन। अब इनसे जुड़े हुए और सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी सुनिए कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित और जो जानकारी कि किसी ग्लास में सिक्के का ऊपर दिखाई देना, ऊपर दिखाई देना, पानी के अंदर पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, और सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय व सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना, ये सब साथियों प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित होते हैं। साथ में और एक एग्जाम जो एग्जाम में आता है कि अगर किसी ग्लास में हम पानी रखते हैं और उसके अंदर अगर से नींबू को रख देते हैं, तो नींबू जो है हमें थोड़ा सरका हुआ दिखाई देता है। तो नींबू का आकार परिवर्तन, ये इसके लिए भी जिम्मेदार होता है साथियों प्रकाश का अपवर्तन। तो यहां पर होता क्या है, देखिए क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती है, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थिति स्थिर रहती है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है साथियों। क्योंकि वायुमंडल गैसों का मिश्रण है, ये ऑप्शन सही है, वायुमंडल गैसों का मिश्रण है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं होता। तो यहां पर चौथा जो ऑप्शन है डी नंबर का, कि क्योंकि वायुमंडल तारों के प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, तारों के प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए जिम्मेदार नहीं है तारों का टिमटिमाना, तो हमारा सही उत्तर होगा क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती है, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए निम्न में से कौन सी अभिक्रिया प्रतीकात्मक संयोजन अभिक्रिया को निरूपित करती है? प्रतीकात्मक संयोजन अभिक्रिया को अर्थात संयोजन अभिक्रिया को निरूपित कौन करती है? तो देखते हैं यहां पर जो अभिकारक ए और अभिकारक बी निर्माण कर रहे हैं एक नए प्रोडक्ट की, जिसका नाम है अभिकारक, उत्पाद के रूप में हमें सी प्राप्त हुआ। तो बिल्कुल दोस्तों ये आंसर हमारा सही है, क्योंकि दो अभिकारक मिलकर एक तीसरे उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तीसरे अलग तत्व का निर्माण कर रहे हैं, यही है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जैसे कि नाम में ही काम है कि संयोजन मतलब कि जुड़ना, तो यहां पर दो अभिकारक जुड़े और तीसरे उत्पाद का निर्माण कर लिए। यहां पर देखिए सेकंड ऑप्शन में ए बी प्लस सी डी और अभिक्रिया किए तो ए सी और बी डी का निर्माण किए। तो साथियों यहां पर स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ए के साथ सी जुड़ गया, बी के साथ डी जुड़ गया, तो यहां पर दो जगह तत्वों का प्रतिस्थापन हो रहा है, इसीलिए जो ये अभिक्रिया है हमारे द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए पी क्यू प्लस आर, तो यहां पर पी क्यू आर प्लस आर है, तो पी के साथ आर आकर जुड़ गया, तो ये हमारे विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। जबकि एक्स वाई अभिक्रिया करके एक्स प्लस वाई बनाते हैं, तो यहां पर स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यह कौन सी अभिक्रिया है? एक वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? एक वियोजन अभिक्रिया, या इसी को कह सकते हैं आप अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए गर्भ निरोधक गोलियों के प्रभाव से ब्लैंक्स रुक जाता है। पहला है अंडोत्सर्ग और भ्रूण अंतरोपण, दूसरा ऑप्शन है निषेचन और भ्रूण अंतरोपण, तीसरा ऑप्शन है अंडोत्सर्ग और चौथा ऑप्शन है अंडोत्सर्ग और निषेचन। यहां पर गर्भ निरोधक गोलियों के प्रभाव से रुक जाता है, तो गर्भ निरोधक गोलियों के प्रभाव से रुक जाता है। तो यहां पर देखिए गर्भ निरोधक गोलियां हमने पिछले सेट में देख चुके हैं कि गर्भ निरोधक गोलियां क्या करते हैं। तो याद रखना जो गर्भ निरोधक गोलियां है ये महिलाओं के शरीर में
हार्मोन्स चेंज करते हैं। क्या करते हैं साथियों? हार्मोन में चेंजेस लाते हैं, हार्मोन में चेंजेस लाते हैं। और मुख्य रूप से कौन से हार्मोन में चेंजेस लाते हैं? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन। अब जैसे ही इस गोली को ग्रहण किया जाता है या लिया जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है? अंडोत्सर्ग अर्थात ओयुलेशन, इसे कहते हैं साथियों ओयुलेशन। जहां से अंडाणु उत्पन्न होता है वहां उसे कहते हैं अंडोत्सर्ग। और भ्रूण अंतरोपण इसे बताते हैं। तो सबसे पहले जो गोलियां ली जाती है वहां पर अंडोत्सर्ग नहीं होगा, अर्थात ओवम से ओवरी से ओवम का सिक्रेशन नहीं होगा, ओवम बाहर नहीं आएगा। अगर से खुदा ना खास ओवम बाहर आ गया तो उस स्थिति में जो भ्रूण अंतरोपण अर्थात अगर ओवम शरीर से बाहर आ जाता है, ओवरी से बाहर आ जाएगा और शुक्राणु उनके साथ मिल जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा? गर्भाशय में इस भ्रूण का अंतरोपण नहीं होगा, अर्थात गोलियों के कारण क्या हो रहा है? हार्मोन्स, पहला तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का ओयुलेशन नहीं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण ओयुलेशन नहीं होगा। और सेकंड नंबर में अगर से ओयुलेशन होता है तो उस स्थिति में गर्भाशय में अंतरोपण नहीं होगा, अर्थात भ्रूण जाकर नहीं चिपकेगा किसमें? गर्भाशय में। तो हमारा आंसर साथियों अंडोत्सर्ग और भ्रूण अंतरोपण को रोकेगा, ये रुक जाता है। तो यही आंसर हमारा सही होगा। साथ में गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में जैसे कि आईपिल लिया जाता है और सहेली भी एक गोली है, गर्भ निरोधक गोली। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। देखिए निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित है? समान समजातीय श्रेणी से संबंधित है तो C3H8, C4H10, C5H12। देखो साथियों दिया है तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहां पर हाइड्रोकार्बन। क्या? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आप 3 श्रेणी पढ़ते हैं जिसमें पहला जो होता है एल्केन, क्या कहते हैं साथियों इसे? एल्केन। दूसरा होता है एल्किन, क्या होता है? दूसरा होता है एल्किन और तीसरा होता है एल्काइन। ठीक है साथियों, एल्काइन। इस एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्किन का फार्मूला होता है CN2n, CnH2n, CnH2n। और यहां पर होता है CnH2n-2। ठीक है साथियों, तो यहां पर यही पूछा गया कि समजातीय श्रेणी से संबंधित है। n एक नंबर है और 2n क्या है? उसका 2 गुना प्लस में 2। तो देखते हैं इसका जो उदाहरण होता है, मान लीजिए n के बराबर में हम 6 लेते, n के बराबर में हम 2 लेते हैं। ठीक है साथियों, तो यहां पर क्या होगा? C2H4 और साथ में +2 तो होगा C2H6। यहां पर होगा C2H4 और यहां पर होगा C2H2। ठीक है साथियों, यहां पर इस प्रकार होता है। तो हमको यही क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी से संबंधित है। तो देखते हैं यहां पर 3 है, 3 × 2 कितना हुआ? 6, 6 + 2 8 सही है। C4H10 बिल्कुल सही है, 4 × 2 + 2 ये भी सही है। और C5H12 यानी कि 5 दूनी 10 और साथ में +2 यानी कि 12। तो हमारा आंसर यही होगा क्योंकि ये एल्केन ग्रुप को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है साथियों, देखिए सेकंड ऑप्शन में C6H10, C6H12 और C6H14 यहां पर ये गलत है, जबकि ये दोनों ये भी गलत है। ठीक है साथियों, यहां पर देखिए C4H10 ये भी गलत है क्योंकि C5H8 नहीं हो सकता, यहां पर भी गलत है, यहां पर भी। तो हमारा सही आंसर होगा प्रथम। बढ़ते हैं आगे। ब्लैंक्स का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। तो लिख दीजिए आप यहां कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या होता है साथियों? ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को कहते हैं हम जिप्सम। क्या कहते हैं? जिप्सम। और इसी जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट ½ H2 अर्थात हेमीहाइड्रेट।
क्या प्राप्त होता है साथियों? हाफ H2O अर्थात हेमीहाइड्रेट, और इसी को कहा जाता है POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। साथ में यहां देख लीजिए, ये हुआ हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है? तो धावन सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 साथ में 10H2O। ठीक है साथियों, जल के कितने अणु होते हैं धावन सोडा में? तो 10H2O। जिप्सम का जो फार्मूला होता है CaSO4 2 H2O, और बैंकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। ठीक है साथियों, यहां पर हमारा जो सही आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो हमारा आंसर होगा 2 H2O वाला अर्थात जिप्सम। बढ़ते हैं आगे। कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? जो प्रतिरोधों का संयोजन है, प्रतिरोधों का संयोजन हम दो रूप में करते हैं। प्रतिरोधों का जो संयोजन किया जाता है, प्रतिरोधों का संयोजन हम दो रूप में करते हैं। पहला करते हैं हम श्रेणी क्रम में अर्थात मान लीजिए कि प्रतिरोध R1 R2 R3 है, तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे हम R1 प्लस R2 प्लस R3 और इस प्रकार डैश डैश। और जबकि जो श्रेणी क्रम होता, समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और इस प्रकार डैश डैश। ठीक है साथियों, अब यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि मान लीजिए जो R1 का मान लो 5 है, R2 का मान लो 6 है और R3 का मान लो 7 है। ये दोनों प्रतिरोध इनके लिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए। तो यहां पर जो श्रेणी क्रम में मान आएगा, जो श्रेणी क्रम में हमको जो वैल्यू प्राप्त होगा, वहां पर अगर से श्रेणी क्रम करते हैं तो ये जो 5 ओम का जो प्रतिरोध है, 5 ओम का जो प्रतिरोध है, हमेशा श्रेणी क्रम में मान इस 5 ओम से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है साथियों, 5 ओम से हमेशा अगर से हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उस स्थिति में जो निम्नतम प्रतिरोध वाला परिपथ है, जो निम्नतम प्रतिरोध हमारे पास है, उससे हमेशा मान क्या होगा? हमको बड़ा प्राप्त होगा। जबकि अगर से मैं समांतर क्रम में लेता हूं तो इस 5 ओम से हमेशा मान कैसा होगा? छोटा प्राप्त होगा। कैसा होगा? छोटा प्राप्त होगा। ठीक है साथियों, देखते हैं यहां पर यही पूछा गया है कि इनमें से समतुल्य माना जाता है, और ये किसको जोड़े हैं अपन? प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़े हैं। तो देखिए यहां पर पहला ऑप्शन है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफलों में कमी। अब यहां पर याद रखना, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी, जो R का मान होता है रो L बाई A। क्या होता है? रो L बाई A। तो R अनुक्रमानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती 1/A, जहां पर A किसको डिनोट कर रहा है? क्षेत्रफल को, अर्थात मोटाई को, क्षेत्रफल को। ठीक है साथियों, तो देखिए चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में अगर से हम कमी कर दे, मान लो साथियों अगर से इस क्षेत्रफल में हम कमी कर देते हैं, मान लो अगर से इस क्षेत्रफल में हम क्षेत्रफल को कम कर देते हैं, तो R का मान तो बढ़ जाएगा, R तो ऐसे में बढ़ जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हुआ? गलत हुआ। देखिए चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में हम वृद्धि कर दे, अगर से हम यहां पर वृद्धि कर देते हैं, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में हम वृद्धि कर देते हैं, तो उस स्थिति में जो हमको मान प्राप्त होगा, प्रतिरोध का मान कम प्राप्त होगा। अगर से अपान वाले मान को बड़े करते हैं तो R का मान हमें निश्चित ही कम प्राप्त होगा, और यहां पर कहा गया है कि समांतर क्रम में भी हमको क्या प्राप्त होता है? प्रतिरोध का मान कम ही प्राप्त होता है। तो हमारा जो आंसर होगा यही होगा। क्षेत्रफल को जैसे जैसे बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान कम प्राप्त होगा, और हमें समांतर क्रम में हम जानते हैं कि जो तुल्य प्रतिरोध का मान होता है हमेशा दिए गए प्रतिरोध के मान से कम ही होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। चालक की लंबाई में वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, चालक के प्रतिरोध में वृद्धि करते हैं तो प्रतिरोध का मान ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं आगे। कीटोन समजातीय श्रेणी के पहले और दूसरे सदस्य का नाम क्या है? कीटोन में जो क्रियात्मक समूह होता है साथियों, ओ होता है जिसमें ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और इधर एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो जो
कीटोन होता है वो कीटोन समूह हमारे स्टार्ट होता है कहां से, 3 कार्बन से, 3 कार्बन वाले यौगिक से, यानी कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो हमारा शुरू कहां से होगा, ये शुरू होगा प्रोपेन से। अब चूंकि एल्केन समूह के लिए प्रोपेन होता है लेकिन कीटोन समूह के लिए अंतिम में ओल लगाना पड़ेगा, अर्थात क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन और ये ब्यूटेनोन। तो यहां पर यही पूछा गया है कि कीटोन समजातीय श्रेणी के पहले और दूसरे सदस्य का नाम क्या है। तो क्या होगा साथियों, ब्यूटेनोन और प्रोपेनोन। यहां पर देखिए सबसे पहले प्रोपेनोन आएगा, मेथेन एथेन प्रोपेन, तो प्रोपेनोन आएगा और क्या होगा, पहले और दूसरे सदस्य। सबसे पहले यहां पर ये आएगा साथियों, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन और उसके बाद आएगा ब्यूटेनोन। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब इस प्रोपेन को यहां आना था, ब्यूटेन को यहां जाना था। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। देखिए जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक प्रकाशिक उपकरण Y की फोकस दूरी धनात्मक होती है, एक Y की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसके लिए Y 1 है। अर्थात हमको पता ये करना है कि वह कौन सा दर्पण के बारे में पूछा गया है और लेंस के बारे में पूछा गया है। तो देखिए यहां पर जो उत्तल दर्पण होता है, जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण के लिए हमेशा उत्तल दर्पण के लिए हमेशा फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक क्यों होता है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वो किसी न किसी गोलीय दर्पण का एक भाग होता है साथियों। तो यहां पर हम जानते हैं ज्यामितीय निर्देशांक में ये वाला जो भाग होता है प्लस होता है, इधर माइनस होता है, और यहां पर भी प्लस होगा और यहां पर माइनस होगा। ठीक है साथियों, तो इसी के आधार पर देखिए उत्तल दर्पण जो होगा, उत्तल दर्पण का केंद्र इधर है, तो इसलिए फोकस दूरी कैसा होगा, ये धनात्मक होगा। तो उत्तल दर्पण, तो अवतल दर्पण वाले को पहले ही खत्म कर दीजिए आप, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अवतल दर्पण ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब है सवाल, उत्तल दर्पण यहां पर है और उत्तल दर्पण यहां पर है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा, अवतल जो लेंस होता है, अवतल लेंस में इस प्रकार होता है, तो वस्तु हमेशा सामने, चूंकि दोनों भाग होता है, लेकिन यहां पर जो हमारा सही उत्तर होगा उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस होगा। ठीक है साथियों, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस होगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। देखिए मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है। यहां पर है, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, बिल्कुल सत्य है दोस्तों, क्योंकि जो मेंडलीव नामक वैज्ञानिक है, जिन्हें आवर्त सारणी के जनक कहा जाता है, उनके अनुसार जो तत्वों को क्रम से रखा गया था वो किसके आधार पर रखा गया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो पहला ही हमारा ऑप्शन सही होगा कि तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो गोलीय दर्पण के बारे में सही है। अब हम जानते हैं कि जो गाड़ियों के साइड मिरर में लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। किस प्रकार होता है साथियों, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और आभासी साथ में उत्तल दर्पण में क्या बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर देखिए जो पूछा गया है कि आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब, देखिए तो यहां पर दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि छोटा और सीधा प्रतिबिंब हमारे उत्तल दर्पण में ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो साथियों बिल्कुल सही बात है, जो दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्योंकि ये गोलीय दर्पण इस साइड होगा, यहां पर फोकस दूरी। तो हमारा ऑप्शन जो है बी और सी सही है, यानी कि ऑप्शन
ए सही है। देखते हैं आगे, देखिए निम्न में से कौन सा गलत कथन की पहचान कीजिए, निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। पराग नलिका की बीजांड की ओर वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। गलत साथियों, क्योंकि पराग नलिकाओं की बीजांड की ओर वृद्धि, पराग नलिकाओं की बीजांड की ओर वृद्धि किसका उदाहरण है? रसायनानुवर्ती का ये उदाहरण है। ठीक है साथियों, गलत कथन पूछा है तो हमारा आंसर तो यही होगा। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन। नम स्थानों में जड़ों की वृद्धि अर्थात उच्च आर्द्रता की ओर जड़ों की प्रकृति जलानुवर्तन कहलाती है, तो बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि जो जड़ वृद्धि करते हैं वो जड़ जो है पानी की ओर ही वृद्धि करते हैं, और जड़ जो जमीन में अंदर जाने का मुख्य कारण वही होता है कि पानी की खोज में जड़ों में वृद्धि होना, तो इसके कहा जाता है जलानुवर्तन। यहाँ पर जलानुवर्तन का मतलब है जल की ओर बढ़ना, प्रकाशानुवर्तन का मतलब होता है प्रकाश की ओर बढ़ना। देखिए जड़ों के भूमि में नीचे की ओर बढ़ने की प्रकृति को गुरुत्वानुवर्तन भी कहते हैं। जल की खोज में जाए तो उसको जलानुवर्तन कहेंगे, नीचे की ओर जा रहा है पृथ्वी के केंद्र की ओर तो उसको गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। जबकि सूरजमुखी एक प्रकाशानुवर्तन का उदाहरण है, तो सत्य बात है कि सूरजमुखी हमेशा जिस तरफ सूर्य रहे उस तरफ अपने आप को मोड़ लेती है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। देखिए निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी है? ये सब औषधीय पौधा है साथियों। देखिए रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी है, तो रक्तचाप के लिए सबसे अच्छी होती है कौन से? हमारे सर्पगंधा। क्या है? सर्पगंधा। अब इस सर्पगंधा का और यूज होता है कहां पर? उच्च रक्तचाप में भी होता है, साथ में इंसोमिया नामक बीमारी में भी होता है। इंसोमिया नामक बीमारी में भी होता है। इसमें अगर से नींद नहीं आती, नींद ना आना, तो उस स्थिति में भी इलाज के लिए किसका यूज करते हैं हम? किसका यूज करते हैं? सर्पगंधा का यूज करते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक से संबंधित निम्न में से, अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक से संबंधित निम्न में से 3 कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। असंगत कथन का चयन कीजिए। असंगत कथन का चयन कीजिए। तो देखिए यहां पर यह मृदा की उर्वरा शक्ति को कम करते हैं, तो साथियों अजैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय मतलब क्या होता है कि जिसे जीवों के द्वारा, किससे? जीवों के द्वारा नष्ट न किया जा सके, नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है साथियों, अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक वही होते हैं। तो यह मृदा की उर्वरा शक्ति को कम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर से अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक हमारे खेतों में मिल गए हैं तो उर्वरा शक्ति को खत्म कर देंगे, बिल्कुल सत्य कथन है। प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, साथियों बिल्कुल सही बात है, प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं। जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकते हैं। जब अजैव निम्नीकरणीय है तो जानवरों द्वारा उसे ग्रहण किया जाएगा तो बिल्कुल घातक सिद्ध होंगे, ये भी सही है। इन नालियों को जाम कर देते हैं, तो ये भी सही है कि नालियों को जाम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां पर जो हमारा आंसर होगा, क्या कहा गया? असंगत कथन का चयन कीजिए। तो साथियों ये भी जो है ये नकारात्मक प्रभाव है, ये भी नकारात्मक प्रभाव है और ये भी नकारात्मक प्रभाव है, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, ये क्या है? एक पॉजिटिव थॉट है, सकारात्मक प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव है। और जब सकारात्मक प्रभाव है तो असंगत कथन का चयन कीजिए, तो यही हमारा क्या होगा? उत्तर। क्या होगा साथियों? ऑप्शन बी होगा उत्तर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए बढ़ते हैं आगे। कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः खालिस्तान में किया जाता है। पहला ऑप्शन है डिटर्जेंट उद्योग है। दूसरा ऑप्शन है कागज एवं लुगदी उद्योग में। तीसरा ऑप्शन है अमोनिया निर्माण में और चौथा ऑप्शन है कपड़ा उद्योग में। यहां पर कास्टिक सोडा अर्थात कास्टिक सोडा का होता है मतलब NaOH। क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है कास्टिक सोडा। अब यहां पर इसका पीएच मान साथियों 14 होता है। ठीक है, देखते हैं यहां पर
जो कास्टिक सोडा का यूज है यहाँ पर यूज किया जाता है। सबसे पहले बता दूं कि कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे होता है। तो साथियों हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे पहले कि NaCl का जलीय विलयन हम लेते हैं तो इसे कहा जाता है ब्राइन। क्या कहते हैं? ब्राइन। और जब इस ब्राइन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है H2Cl2 साथ में NaOH, H2Cl2 और NaOH इसी से प्राप्त होते हैं और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोरीनीकरण कहते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। इसमें देखिए कास्टिक सोडा का यूज पूछा गया है। तो कास्टिक सोडा का यूज डिटर्जेंट उद्योग में करते हैं, कागज एवं लुगदी बनाने में भी करते हैं, कपड़ा उद्योग में भी करते हैं, और अमोनिया निर्माण में नहीं होता यूज, क्योंकि अमोनिया निर्माण में हम किसका यूज करते हैं? हाइड्रोजन का यूज करते हैं। और साथ में याद रखिए कि कास्टिक सोडा का और यूज किया जाता है कहां पर? कृत्रिम फाइबर बनाने में। कहां? कृत्रिम फाइबर बनाने में। कृत्रिम फाइबर बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में, और साथ में साबुन के निर्माण में भी किसका यूज किया जाता है? साबुन के निर्माण में भी NaOH का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बराबर होता है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बराबर होता है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो बराबर होता है, आवर्धन के लिए क्या होता है? फार्मूला V/U ये होता है लेंस के लिए, जबकि दर्पण के लिए यूज होता है M बराबर -V/U। ये दर्पण के आवर्धन है, जबकि ये ऊपर वाला लेंस का आवर्धन है। तो यहाँ पर V/U हो जाएगा हमारा आंसर। ये जो नॉर्मल आई है, देखिए इसमें आई के टाइप्स दिखाया गया है। तो देखिए हमारे आंखों में किस लेंस का यूज होता है? तो उत्तल लेंस का यूज होता है साथियों। उत्तल लेंस क्या करता है? तो हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों को एक स्थान पर मोड़ता है, और एक स्थान पर मोड़ने के बाद इसे कहां पर जमा कर देता है? रेटिना में जमा करता है। कहां पर? रेटिना में। और यहां पर ही प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक व उल्टा बनता है। अब इसे ऑप्टिक सेंसर के पास भेज, ऑप्टिक सेंसर के द्वारा, ऑप्टिक नर्व के द्वारा, सॉरी साथियों, ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। ब्रेन में रहता है ऑप्टिक सेंसर। क्या रहता है साथियों? ऑप्टिक सेंसर। और इसी सेंसर के द्वारा इस वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब को क्या किया जाता है? सीधा। ठीक है साथियों, ये होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए P प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग का प्रतिरोधकता होगी, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता होगी। तो जो प्रतिरोधकता है रो, ये जो निर्भरता है इसकी, एक तो पदार्थ की प्रकृति पर, और साथ में तापमान पर। ये निर्भर करता है साथियों पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता होगी। तो जब बराबर भागों में काट रहे हैं, लेकिन ये जो प्रतिरोधकता है वो तो लंबाई पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। तो जैसे प्रतिरोध पहले है, रो प्रतिरोध तो उसी के बराबर होगा यहाँ पर हमारा आंसर, क्योंकि हम देख रहे हैं जो प्रतिरोधकता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है, दूसरे नंबर में तापमान पर निर्भर कर रहा है। उसके बराबर भागों में काटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 18 की ओर। मूल शीर्ष कर निरंतर विभाजित होने वाली कोशिकाएं खालिस्तान को निरूपित करती है। तो मूल शीर्ष अर्थात केप वाला भाग, ये जो होता है ये मान लो जड़ है, और जड़ में जो ये होता है इसे क्या कहते हैं? केप बोलते हैं, या फिर इसी को कहा जाता है मूलगोप। क्या कहते हैं? मूलगोप। इसी को कहा जाता है केप। तो यही बोल रहा है कि मूल शीर्ष, यहां पर जो कोशिका विभाजन होगा, यहां पर जो कोशिका विभाजन होगा, सेल डिवीजन जो होगा यहाँ पर, वो किस प्रकार का होगा? साथ में जड़ के शीर्ष में एक हो गया, और साथ में याद रखना जो स्टेम होते हैं, स्टेम मतलब कि तने के शीर्ष में भी किस प्रकार का कोशिका विभाजन होगा? तो तने के शीर्ष में भी विभाज्यों तक कोशिका विभाजन होगा। इसी को कहते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। देखिए दो तार ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित है, और उनकी लंबाइयां समान है,
किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। साथियों दो पदार्थ मान लो ए है और बी है, कहा गया है क्वेश्चन में कि लंबाइयां समान है, लंबाइयां समान है। आगे बढ़ते हैं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है, तो मान लीजिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ A1 है और यहाँ पर A2 है। देखते हैं, यदि तार A का प्रतिरोध तार B के प्रतिरोध के 9 गुने के बराबर है, क्या है साथियों, तार A का प्रतिरोध तार B के प्रतिरोध के 9 गुने के बराबर है। मतलब मान लीजिए इसका 9 R प्रतिरोध है तो इसका क्या प्रतिरोध है, R प्रतिरोध है, क्योंकि तार A का प्रतिरोध जो है तार B के प्रतिरोध का 9 गुना है। तो तार A की त्रिज्या और तार B की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है साथियों, देखिए पहला ऑप्शन 9:1, 1:9, 3:1 और 1:3 है। तो यहां पर हमको लगाना पड़ेगा रो बराबर होता है, सॉरी आर बराबर होता है रो L/A। यहां पर हम देख रहे हैं कि R अनुक्रमानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। यहां पर देखते हैं चूंकि लंबाई से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों तो समान ही है, लेकिन यहां पर देखा जा रहा है जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो भिन्न भिन्न है। तो यहां पर हम देखते हैं कि R व्युत्क्रमानुपाती 1/A है, तो यहां पर होगा R1/R2 इज इक्वल टू A2/A1। A2/A1 क्यों, A1/A2 क्यों नहीं, क्योंकि यहां पर देखिए व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है। तो यहां पर देखते हैं, तो रखिए फिर देखते हैं, अब ये त्रिज्या का अनुपात पूछा गया है। क्या पूछा गया है, त्रिज्या का अनुपात। तो मान लीजिए कोई तार है, मान लेते हैं ये कोई तार है और इस तार में जो भारी वाला भाग है, तार का जो आकृति है वहां पर ये क्या कर रहे हैं, किसी न किसी क्षेत्रफल से जुड़े हुए हैं। तो मान लीजिए इनका क्षेत्रफल क्या है, पाई R1 और इस पाई R1 का स्क्वायर और ये पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो यहां पर क्या होगा, R1/R2 इज इक्वल टू पाई R2 का वर्ग बटे पाई R1 का वर्ग। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। R1 का प्रतिरोध जो है 9R है बटे R हो जाएगा इज इक्वल टू पाई से पाई तो कट जाएगा साथियों, R2 का वर्ग बटे R1 का वर्ग। तो हम यहां अगर से निकालते हैं तो तार A की त्रिज्या तार B की त्रिज्या का अनुपात, तो यहां पर देखते हैं तो R2/R1 हो जाएगा 3/1 और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए R1/R2 तो हो जाएगा 1:3। तो हमारा सबसे अच्छा आंसर है यहाँ पर 1:3 अर्थात 1:3। बढ़ते हैं आगे। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है, देखो साथियों कोई चुंबक है किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है। मान लीजिए कोई कुंडली है, मान लीजिए कोई कुंडली है और ले जाया जाता है, तो यह कुंडली में एक यहां पर डबल टाइपिंग है, तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो यहां पर हमें बढ़ाना है क्या, प्रेरित धारा का मान, प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है कि कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना है, सेकंड ऑप्शन है चुंबक की गति में वृद्धि करना है, थर्ड ऑप्शन है कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना है। तो देखते हैं, ये हमारा मान लीजिए कुंडली हो गया। अब इसके पास बोला गया है कि किसी चुंबक को लाते हैं, मान लो इस चुंबक का ध्रुव N है और ये S है। तो इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और प्रेरित धारा की मान को बढ़ाने के लिए हम एक फार्मूला पढ़ते हैं साथियों, B अनुक्रमानुपाती NI, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बढ़ाने के लिए हम अगर से इस जो कुंडली है, कुंडली में फेरों की संख्या को क्या करेंगे, कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करेंगे। तो ऑप्शन पढ़ते हैं पहले, कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, मान बढ़ाना है तो बिल्कुल सत्य है। चुंबक की गति को बढ़ा सकते हैं, चुंबक की गति को बढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि चुंबक की गति को ही बढ़ाने पर ये क्या होता है, इसमें प्रेरित धारा का मान बढ़ेगा।
कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना, तो कुंडली के तार में अगर से प्रतिरोधकता में वृद्धि करेंगे तो रो आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। तो आर अनुक्रमानुपाती रो है, तो अगर से प्रतिरोधकता में वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, और जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा नहीं बढ़ेगा। तो हमारा ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी। अगर से इस चुंबक को इस कुंडली के पास लाते हैं और दूर ले जाते हैं, लाते हैं दूर ले जाते हैं, लाते हैं दूर ले जाते हैं, अगर स्पीड अगर से बढ़ाया जाए तो इसमें प्रेरित धारा का मान बढ़ जाता है। बिल्कुल सत्य है। बढ़ते हैं आगे। देखिए मानव हृदय में अनुशीतलन, अनुशीतलन मतलब साथियों मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान निम्न में से कौन सी घटना घटित होती है। तो मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान निम्न में से कौन सी घटना घटित होती है। तो पहला ऑप्शन है रक्त निलय से बाहर निकलता है, रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है, रक्त निलय में प्रवेश करता है, रक्त फेफड़ों में प्रवेश करता है। देखिए साथियों पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि मानव हृदय में अनुशीतलन, अनुशीतलन का मतलब होता है, अनुशीतलन का मतलब होता है रिलैक्स करना। क्या होता है? रिलैक्स, अर्थात यहां पर हृदय के संबंध में क्या है, हृदय में फैलाव को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? हृदय में फैलाव को। अब देखिए जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा हार्ट होता है, हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हार्ट है वो हार्ट कितने चेंबर में बटा है साथियों? 4 चेंबर में। कितने चेंबर में? 4 चेंबर है हमारे हार्ट में। और इस हार्ट में जो ऊपर वाला पार्ट है इसे कहा जाता है आलिंद। क्या कहते हैं साथियों? आलिंद। नीचे वाले पार्ट को कहते हैं हम निलय। क्या कहते हैं? निलय। तो ये हमारा चित्र में ये हो गया राइट आलिंद, मतलब कि दाया निलय, और ये हो गया हमारा दाया दाया निलय। ये क्या हो गया? दाया निलय, और ये हो गया क्या, सॉरी दाया आलिंद, और ये हो गया दाया निलय। यानी कि इसको बोलते हैं एट्रियम और इसको बाहर कहा जाता है वेंट्रिकल। और यहां पर ये हुआ हमारा लेफ्ट वाला लेफ्ट आलिंद, और ये हुआ हमारा लेफ्ट निलय। क्या हुआ? लेफ्ट निलय, मतलब कि बाया निलय। 4 चेंबर हो गया। दोनों चेंबर को डिवाइड करने वाले जो बीच वाला भाग होता है इसे कहा जाता है साथियों सेप्टम। इसे क्या कहते हैं? सेप्टम। ठीक है। अब देखिए यहां पर बात किया गया है कि मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान, अब यहां पर आपको समझना यह आवश्यक है कि जो हमारा राइट पार्ट है, राइट पार्ट में यहां पर राइट पार्ट जो होता है, राइट पार्ट में क्या होता है? अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है। क्या करता है? अशुद्ध रक्त जो है राइट पार्ट में आलिंद में आता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों से अशुद्ध रक्त कहां पर प्रवेश करेगा? आलिंद में। और यहां पर वाल्व के द्वारा ये कहा जाता है, ये हमारे पहुंचता है दाया निलय में। कहां पर प्रवेश करता है? दाया निलय में। और यहां पर से जब दाया निलय से प्रवेश करता है, जबकि जो लेफ्ट आलिंद है, और लेफ्ट आलिंद में जो रक्त होगा लेफ्ट आलिंद से कहां प्रवेश करेगा? ये यहां पर कहां प्रवेश करेगा? तो लेफ्ट मतलब कि बाया निलय में प्रवेश करेगा, बाया निलय में प्रवेश करेगा। तो यहां पर पूछा गया है कि मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान निम्न में से कौन सी घटना घटित होती है। तो अनुशीतलन मतलब होता है फैलाव। तो इस स्थिति में क्या होता है? देखिए पहला ऑप्शन रक्त निलय से बाहर निकलता है। रक्त निलय से बाहर नहीं निकलता साथियों, रक्त प्रवेश करता है निलय में। दूसरा ऑप्शन देखिए रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है, नहीं, रक्त निलय में प्रवेश करता है। रक्त कहां प्रवेश करता है? निलय में प्रवेश करता है। मतलब कि आलिंद से निलय में प्रवेश करता है। आलिंद से कहां प्रवेश करता है? निलय में प्रवेश करता है। इस स्थिति को कहा जाता है अनुशीतलन। तो रक्त निलय में प्रवेश करता है, इसी को कहा जाता है। यही है हमारा आंसर। बढ़ते हैं आगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का बनना खालिस्तान का एक उदाहरण है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से पानी का बनना, पानी का बनना लगा दो साथियों ट्वाइस H2O, ट्वाइस H2O। तो ये जो है हमारे 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे क्या? संयोजन अभिक्रिया। साथ में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ जुड़ना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ जुड़ना कहलाता है अपचयन। लेकिन
जो रेलवे बोर्ड ने आंसर दिया था संयोजन अभिक्रिया, तो आपको यही मानकर चलना है। देखते हैं आगे क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? तो याद रखना, आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर धात्विक गुण कम होता है, धात्विक गुण कम होता है, और ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है? धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है साथियों, अब ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है, मैग्नीशियम, सोडियम, सीजियम और कैल्शियम। तो यहां पर देखिए जो सीजियम है, सीजियम जो है वो सबसे पहले तो नीचे वाले भाग में है, नीचे वाले हिस्से में है, साथ में लेफ्ट में भी है, तो हमारा उत्तर होगा सीजियम। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं जो धातु होते हैं वो अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसमें धात्विक गुण उतना ही अधिक होता है। तो सीजियम में जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, कोश की संख्या बढ़ जाने के कारण बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर कोई आकर्षण बल ज्यादा कार्य नहीं करेगा। इस स्थिति में सीजियम अपना परमाणु बाहरी इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। ठीक है साथियों, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? सीजियम। देखते हैं 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार, 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह करने वाले एकल वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के खाली स्थान के बराबर है। साथियों देखते हैं 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली, 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह होने वाले एकल वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। देखिए 6 फेरों वाली एक धारावाही कुंडली है। मान लीजिए हम पिछला क्वेश्चन में दे चुके हैं कि ये कोई धारावाही कुंडली है। मान ली इसमें फेरों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है साथियों, फेरों की संख्या कितनी है? 6 है। तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा प्राप्त करने के लिए Ni ये होता है। तो फेरों की संख्या जितनी अधिक तो उतना ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि समान धारा प्रवाहित करने वाले एकल वृत्ताकार कुंडी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगी। देखिए तो इसमें जो हमारा आंसर होगा यही होगा, यही पूछा गया है कि जो 6 फेरों वाली धारावाही वृत्ताकार कुंडली है उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर से हम कंपेयर करें कि एकल वृत्ताकार एकल वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से कितना गुना है, तो आंसर होगा साथियों 6 गुना ही है। क्योंकि जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र में फेरों की संख्या होगी चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है। बढ़ते हैं आगे। मानव उत्सर्जन तंत्र का नीचे चित्र दिया गया है। ये देखो साथियों चित्र दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो ए और बी के द्वारा दर्शाया गया है। साथियों यहाँ पर ए और बी नहीं दिया गया है। देखते हैं, ए मूत्र का निर्माण करता है और बी मूत्र को संग्रहण करने का कार्य करता है। तो साथियों देखना यहाँ पर किडनी है और ये क्या करता है? मान लीजिए ये बी है, मान लो ए है और ये बी है। तो पहला ऑप्शन ए मूत्र का निर्माण करता है, बी संग्रहण के लिए ले जाता है, तो बिल्कुल सही है साथियों। मूत्र का निर्माण होता है किडनी में, जबकि ये जो मूत्रवाहिनी है ये मूत्राशय की ओर यूरिन को ले जाता है, अर्थात यूरिया युक्त मूत्र को ले जाता है। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए मूत्र का निर्माण करता है, बी मूत्र को संग्रहण करने के लिए ले जाता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारे मानव शरीर में एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है साथियों। एक मूत्र मार्ग होता है, ये है मूत्र मार्ग, ये है मूत्राशय, इसको कहते हैं मूत्रवाहिनी, इसे कहा जाता है किडनी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। देखिए, थैंक यू साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।